इतने सारे आपके शेड्स हैं, इतने आयाम हैं। शेड्स हो सकते हैं, बहुत सारे हों, लेकिन उन सब शेड को मिल करके जो इंद्रधनुष बनता है जी, वो भारतीयता है। वाह। और वो भारतीयता ही मेरा प्रमुख रंग है। महाभारत को एक ऐसा ग्रंथ मान लिया गया जिसको कि घर की देहरी में रखने तक से गुरेज रहा। कथा है पुरुषार्थ की, जी स्वार्थ और परमार्थ की। हाँ, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण पारस पार्थ की। ये पंक्तियां बहुत कुछ कह देती हैं। महाभारत भारत की वो कहानी है जिस कहानी को हर उस व्यक्ति को जानना आवश्यक है, उसको पता होना चाहिए और समग्रता में पता होना चाहिए। भारतीय होने का अर्थ है ज्ञान निरंतर अर्जित करते रहना। हर भारतीय को इतना मालूम होना चाहिए कि वो 5 मिनट में धारा प्रवाह बता सके कि भारतीय होने का अर्थ क्या है। भारत उत्सव धर्मी देश भी है। वैदिक ज्ञान परंपरा, ठीक, और वही संस्कृति को बनाती। संस्कृति जीवन पद्धति है जी। हम 200-500 वर्षों का भूगोल नहीं, इतिहास नहीं, सदियों से बहती धारा है, बारिश में उगती घास नहीं। नमस्कार, वीर भारत न्यास सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस स्टूडियोज में बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है जिसका रिश्ता राजनीति से है, संस्कृति से है, भारत की महान ज्ञान परंपरा से है, इतिहास बोध से है, अपने सामाजिक सरोकारों से है। इतने सारे आयामों को लेकर जब किसी शख्सियत को हम देखते हैं तो थोड़ा विस्मय भी होता है, लेकिन आशा भी बलवती होती है कि हाँ, पीढ़ियों ने जो विरासत हस्तांतरित की है उसे एक अच्छे उत्तराधिकार के रूप में आत्मसात करने और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के क्रम में भी हमें पीढ़ी अपना मार्ग प्रशस्त करती हुई दिखाई देती है। और ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री शैलेंद्र शर्मा। शैलेंद्र भाई, आपका स्वागत है इस संवाद में। और इतने सारे आपके शेड्स हैं, इतने आयाम हैं, तो सवाल कहाँ से शुरू किया जाए। लेकिन चूंकि हम उस वक्त आपसे बातचीत कर रहे हैं जब मध्य प्रदेश के संस्कृति महकमे ने वीर भारत न्यास के संयोजन में एक बड़ा महोत्सव रचा है। और महाभारत ये 9 दिनों का एक सांस्कृतिक बहुरंग है। और इससे उठती हुई जो आवाजें हैं, दरअसल भारत के अतीत से आती हुई आवाज है जिसे आज भी खारिज नहीं कर सकते। और यदि इसकी सनातन परंपरा के साथ जोड़कर देखें तो भविष्य तक जाती हुई आवाज दिखाई देती है। आप जब इस महाभारत के इस विन्यास में खुद को शामिल होता हुआ देखते हैं तो कैसा भारत आपको दिखाई देता है और कौन सी आवाजें लौट लौट कर आपके पास आती हैं? धन्यवाद विनय जी। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में जी, जिस प्रकार का आयोजन संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन की तरफ से किया जा रहा है, महाभारत तो एक उसका नेपथ्य है जी। कहा जाता है कि महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारत जो काव्य है, या महाभारत जो रचना की वेदव्यास जी ने, वो महाभारत में संपूर्ण भारत ही नहीं है, महाभारत है। भारत मूल में क्या है वो उसमें सब कुछ है। इसलिए ऐसे आयोजन के समय में एक चर्चा के निमित्त आपने विमर्श के लिए मुझे बुलाया और यहाँ पर बैठे हैं। परिचय में आपने एक बात कही, मेरे विभिन्न शेड्स की बात करी। जी जी जी, तो मैं कुछ चूक तो नहीं किया मैं कहना चाहूँगा शेड्स हो सकते हैं, बहुत सारे हों, लेकिन उन सब शेड को मिलकर के जो इंद्रधनुष बनता है जी, वो भारतीयता है। वाह। और वो भारतीयता ही मेरा प्रमुख रंग है। क्या बात है। और न सिर्फ मेरा ऐसा मानना है कि जो हम चर्चा जिस ओर ले जाना चाहते हैं उसका प्रमुख विषय शायद यही है। महाभारत भी जो बात कहती है कि भारतीयता को समझना। भारत में रहने वाला, भारत का पुत्र, भारत भूमि में जिसने जन्म लिया, ऐसे लोग भारतीयता को कितना समझते हैं। शैलेंद्र भाई, ये बिल्कुल ठीक है कि कितना समझते हैं, इसको आप खोलेंगे निश्चित रूप से आगे। लेकिन यहाँ आप जब महाभारत का जिक्र कर रहे थे तो मैं अगर हमारी पूरी स्मृति में देखता हूँ तो महाभारत के चरित्र, महाभारत की कथाएं तो बहुत तरह से संबोधित होती रही, लेकिन उसके बावजूद जाने क्यों महाभारत को एक ऐसा ग्रंथ मान लिया गया जिसको कि घर की देहरी में रखने तक से गुरेज रहा। केवल कलह की कथा नहीं है महाभारत। महाभारत दरअसल जैसा आपने कहा
एक भारतीय आत्मा को मुखरित करने वाला ग्रंथ भी है। कथा है पुरुषार्थ की, जी स्वार्थ और परमार्थ की। हाँ, सारथी जिसके बने, श्री कृष्ण भारत पारस पार्थ की। भारत। ये पंक्तियां महाभारत जो दूरदर्शन पर हमने आपने सबने देखा, उसके प्रारंभ में जो होती हैं, ये पंक्तियां बहुत कुछ कह देती हैं महाभारत। बेशक बेशक, ये भारत की वो कहानी है जिस कहानी को हर उस व्यक्ति को जानना आवश्यक है, उसको पता होना चाहिए और समग्रता में पता होना चाहिए। मेरा यहाँ पर एक शेष कहना है कि जो आपने कहा महाभारत को एक युद्ध का संग मान लिया गया, कारण ये है क्योंकि इतिहास जो पढ़ाया जाने, संस्थागत रूप से जो पढ़ाया जाता रहा है, उसमें उतना ही उल्लेख है, इसलिए उतनी बात होती है। लेकिन उसके अतिरिक्त जीवन में व्यक्ति को पढ़ते रहना चाहिए। स्कूल की किताबें या कॉलेज में पढ़ा हुआ अध्ययन ही अध्ययन नहीं है, और भी बहुत कुछ होता है। वो अध्ययन करने की परंपरा, वो ज्ञानार्जन की परंपरा। तो मैं फिर भारतीयता की बात करता हूँ। जो भारतीय संस्कृति या भारत होने का अर्थ है या भारतीय होने का अर्थ है ज्ञान निरंतर अर्जित करते रहना। और वो ज्ञान क्या अर्जित करना, तो कौन सा ज्ञान अर्जित करना जी, ये महत्वपूर्ण है। वो ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको अपना स्कूल कॉलेज के अतिरिक्त जो है ऐसा साहित्य जो ऑथेंटिक हो। लेकिन शैलेंद्र भाई, आप जैसे कि मैं आपके परिचय में कह भी रहा था, तो एक रंग आपका जो आपके व्यक्तित्व से जुड़ता है, उसमें आप एक शिक्षा कर्मी भी रहे हैं, शिक्षाविद भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि आपने जिन संस्थानों से संबद्धता अपनी रखी है। अभी शिक्षा की बात आई और ज्ञान की बात आई। हमारी जो शिक्षा नीति इतने बरसों से जो चली आ रही, उसमें जो इतिहास बोध है जो पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता रहा, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत एकांगी रहा, या समग्रता में नहीं रहा, या फिर ऐसा भी रहा कि बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिनसे पीढ़ियां नावाकिफ हैं और आज उसको फिर से उसके पुनर्पाठ करते हुए और उन सारी चीजों को भी पटल पे लाने की आवश्यकता है? विनय जी, आपने जो बात कही कि हमने शिक्षा पद्धति को, भारत की शिक्षा को, जिस प्रकार से एजुकेशन पॉलिसी नई जो आई शिक्षा नीति, उसके माध्यम से कुछ परिवर्तन करने के भी माननीय मोदी जी ने प्रयास किए, निश्चित रूप से वो उसके आयाम, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसका कि प्रभाव क्या हुआ है ये 5-10 साल बाद आपको पता चलेगा, जब विद्यार्थी उस व्यवस्था से पढ़ करके निकलेंगे। तो वो आज उस पर क्या कहा जाए, लेकिन हाँ, एक अच्छा प्रयास हुआ है। ये निश्चित रूप से बात ही मैंने जो आपसे पहले कहा कि सिर्फ स्कूल और कॉलेज या शिक्षा विद्या अध्ययन करने के समय पर जो मिली है, सिर्फ वो ही ज्ञान नहीं है जी। तो ये जो परंपरा भारत में रही है, भारतीयों की विशेषता रही है, और ये भारतीय चेतना की, जो मैं थोड़ा सा आपको, आपने जो बात कही उसके मूल में बात कहना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। यदि किसी व्यक्ति से, मेरे बच्चे से कल कोई पूछता है कि आप कहीं विदेश में वो जाता है और वहां उससे पूछा जाता है कि आप क्या हैं, कहे कि भारतीय हैं, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूं। अब अगर उससे कोई प्रश्न करता है कि भारतीय होने का मतलब क्या, तो वो क्या बताएगा, भारतीय होने का अर्थ क्या? ये हर भारतीय को इतना मालूम होना चाहिए कि वो 5 मिनट में धारा प्रवाह बता सके कि भारतीय होने का अर्थ क्या। यहाँ मैं 3 बातें बहुत इसलिए उल्लेख करना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। तो हमारा जो शिक्षा दे रहे हैं हम, जो ज्ञान ले रहे हैं हम, उसमें क्या जानना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का परिचय, आपका परिचय में पूछो, विनय जी भारतीय हैं, तो इससे अर्थ क्या निकलते हैं? मैं 3 बातें मानता हूं कि इससे 3 अर्थ निकलते हैं। किसी भी व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है, उसकी पहचान जो है, मैं भारतीय हूं, जब मैं ये कहता हूं, तो इसका पहला अर्थ कि मैं एक उस भौगोलिक क्षेत्र जिसको भारत कहते हैं उसमें पैदा हुआ। पहला अर्थ ये है कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरी जन्मभूमि, मातृभूमि क्या है, ये मेरे पहचान बताती है भारतीय होने की। दूसरी बात, मैं क्या कैरी करता हूँ। दूसरी बात है, मैं जब बोलूंगा भारतीय हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं किस सभ्यता को कैरी कर रहा हूं, मैं किस सभ्यता से आया हुआ मनुष्य हूं। जी। मानव जो है वो अलग अलग सभ्यताओं से आए हुए। मैं सिंधु घाटी की सभ्यता या सरस्वती सभ्यता से आया हुआ व्यक्ति हूं, ये बताता जब मैं भारतीय कहता हूं जी। तीसरी बात, जब मैं कहता हूं भारतीय, तो वो एक और बात को प्रदर्शित करती है मेरी आइडेंटिटी, कि मैं किस ज्ञान परंपरा और
उससे उपजी हुई किसी संस्कृति का वाहक हूं। जी, बहुत अच्छा। ये तीसरी बात। 3 बातें मैं कह रही, मेरा व्यक्तित्व कैरी कर रहा है। बिल्कुल। मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं किस सभ्यता का हूँ और मेरी ज्ञान परंपरा और संस्कृति क्या है। तो मेरी ज्ञान परंपरा और किसी भारतीय की ज्ञान परंपरा और संस्कृति क्या है? वैदिक ज्ञान परंपरा और वैदिक ज्ञान परंपरा से विकसित हुई संस्कृति। जी, जी। ठीक जी, ये अगर मिलता है शिक्षा में, तभी समग्र रूप से मैं अपने आप को भारतीय पूरी तरह से पहचान पाऊंगा। बहुत अच्छा। और अपने आप को विकसित कर। बहुत अच्छा शैलेंद्र भाई, बिल्कुल आपने ठीक ही कहा आपने। और ये आदिम सच तो दरअसल भारत का यही है और भारतीयता का भी यही है। अच्छी बढ़िया सुगठित इबारत आपने करी। बीच में आप कह रहे थे कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो वैदिक ज्ञान किन पद्धतियों से आगे पीढ़ियों तक पहुंचता रहा और भारत ने वो अपनी विधियां प्रविधियां भी अपनाई। टैगोर कहते हैं एक जगह की कलाएं ज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं। तो आपने कहा है संस्कृति का संवाहक ज्ञान, यह आपने पद अभी इस्तेमाल किया था। हमारी संस्कृति ज्ञान परंपरा की संवाहक संस्कृति है। जी, ज्ञान परंपरा की संवाहक संस्कृति है और संस्कृति हमारी कलाओं से अनुसूचित होते हुए आगे बढ़ती है, क्योंकि तभी तो हम ये बहुरंगी देश कहते हैं भारत को संस्कृति का। यहाँ पर जब ये महाभारत का महोत्सव रचने की बात आई, इसकी परिकल्पना की बात आई, इसके संयोजन की बात आई, तब देखा गया कि भारत उत्सव धर्मी देश भी है। भारत किसी भी चीज को दरअसल जो स्वीकार करता है वो उत्सव के साथ स्वीकार करता है। इसलिए हमारी उत्सव धर्मी जो संस्कृति है उसमें ज्ञान परंपरा अपना संश्लेष करती हुई आगे बढ़ती, रिश्ता बनाती हुई। देखिए, मैं आपने जो बात कही, मैं पूरे प्रमाणों के साथ और एक आधार पर कोई बात मैं कह रहा था। जी, मैंने कहा कि वैदिक ज्ञान परंपरा, ठीक, और वही संस्कृति को बनाती। तो वैदिक ज्ञान में वेद, 4 वेद हैं। जी बिल्कुल। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इसमें जो ऋग्वेद है वो तो मूल रूप से हमारे देवताओं की स्तुति, उसके सिद्धांत नियम क्या है उनको बताता है। बिल्कुल। सामवेद जो है ये क्या बताता? नाद और संगीत की बात। सामवेद संगीत, कला और मंत्रों के उच्चारण का प्रभाव, उसका पूरा सिद्धांत, उसके नियम, उसको किस तरह से करा जाना, तो ये वेदों में ज्ञान है। उसी के आधार पर मेरी कला और संस्कृति बढ़ी है। जी, और संस्कृति सिर्फ कला और साहित्य नहीं होती। जी बिल्कुल। संस्कृति जीवन पद्धति है। जी, जो आप भारत तो यही है। जो आपने कहा कि उत्सव धर्मिता, तो ये मेरी जीवन पद्धति है। भारतीय संस्कृति की जीवन पद्धति है कि हम उत्सवों के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करते हैं। शैलेंद्र भाई, ये आपने जब बात कही है और एक महत्वपूर्ण बात आपने की तो मुझे एकदम याद आ गया कि जीवन, प्रकृति और संस्कृति एक मिक होकर भारत की परिभाषा करते हैं। जब बात इस पे प्रकृति की आती है तो भारत का पूरा जो जीवन है, भारतीय जीवन है, वो कालक्रम के अनुसार चलता है। ऋतुएं आती है, इसमें मौसम आते हैं और ये सारे के सारे केवल इस प्रकृति के आंगन में करवट लेकर चले जाने वाला समय खंड नहीं होता। ये रुकता है मनुष्य के पास, उसको पुनर्नवा करता है। अब जब आपसे बातचीत हो रही तो ये वसंत ऋतु दस्तक दे चुकी है। चाहूंगा ये शैलेंद्र भाई, आपका जो कवि मन है इस वसंत पे क्या सोच रहा है? बहुत अच्छी बात आपने कही है। अभी तो एक देखिए, मौसम निश्चित रूप से हमारे उत्सव धर्मिता को और प्रदर्शित करते हैं। हम भारतीय बहुत सौभाग्य, इस धरती पर, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे सौभाग्यशाली इस भूखंड के लोग हैं, जहाँ पर ये मौसम और बराबर पूरे साल के 12 महीनों में वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु बराबर 4 महीने, ये बड़ा सौभाग्य है। सूर्यदेव लगभग पूरे वर्ष तो यहाँ पर रहते हैं। ये धरती का बहुत कम ऐसा हिस्सा है जहाँ पर ये होता है। हम जन्म से बहुत सौभाग्यशाली। मौसमों का आपने उल्लेख किया, जो मैं जैसा कह रहा था कि 4 महीनों के 3 मौसम हमको मिलते हैं। हम सौभाग्यशाली, लेकिन ये सौभाग्य क्या सिर्फ हमारी पीढ़ी तक रह जाएगा? आगे आने वाले समय में जिस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, जी बिल्कुल, कार्बन उत्सर्जन को लेकर के और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, और विशेषकर पर्यावरण को लेकर के चिंता होती है कि अगर जंगल, पेड़ पौधे, पक्षी ये इस तरह से नहीं रहेंगे जैसे है तो क्या मौसम रहेंगे। तो इसको लेकर के, बसंत को लेकर मैंने कुछ लिखा है। अरे वाह, स्वागत है। अवसर है तो
जरूर जरूर। शीत पवन तुम धीर धरो, शीत पवन तुम धीर धरो, अब उर अग्नि को गाना है। मौसम परिवर्तन, उत्तरायण हो गए हैं, सूर्य शिव ऋतु विदा हो गई है, जी ग्रीष्म का आगमन। शीत पवन तुम धीर धरो, अब उर अग्नि को गाना है, धरती के कपते आंगन में अब बसंत को आना है। हाँ हाँ, वाह वाह। धरती के कपते आंगन में अब बसंत को आना है, रंग है जितने इस सृष्टि में सबके सब खिल जाते हैं। इस ऋतु में आप बगीचों को देखेंगे, फूलों को, पेड़ों को देखेंगे, कितने जो रंग हो सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सारे रंग आपको फूलों में दिखते हैं। रंग हैं जितने इस सृष्टि में सबके सब खिल जाते हैं, रूप सुधा और यौवन मिलकर मादक धुनें सुनाते हैं। बहुत सुंदर, वाह क्या रूप, बात। सुधा और यौवन मिलकर मादक धुनें सुनाते हैं, जंगल उपवन नगर गांव सब बौराए से लगते हैं। आम पर जो बोर आता है तो सिर्फ आम नहीं बोर आता है, उसकी खुशबू से सब कुछ मदमस्त होता है और बहुत सारी चीजें हैं। जंगल उपवन नगर गांव सब बौराए से लगते हैं, किंतु ज्ञान की देवी का वंदन भी संग संग करते हैं। बहुत अच्छा। हम बौराते तो है लेकिन ज्ञान को नहीं भूलते हैं, ज्ञान की देवी का वंदन साथ में करते हैं। ये संस्कृति है। जी जी। जंगल उपवन नगर गांव सब बौराए से लगते हैं, किंतु ज्ञान की देवी का वंदन भी संग संग करते हैं। है बसंत भावुक संयोजन ज्ञान काम के रंगों का। वाह वाह वाह, फिर से पढ़िए। हाँ, माँ सरस्वती की पूजा होती है ज्ञान, और मदन उत्सव होता है कामदेव का। तो है बसंत भावुक संयोजन ज्ञान काम के रंगों का, सभी इंद्रियों के एक धुन में बजते हुए मृदंगों। क्या बात है, क्या बात है बसंत भावुक संयोजन ज्ञान काम के रंगों का, सभी इंद्रियों के एक धुन में बजते हुए मृदंगों का। जब व्यक्ति के ध्यान कर्म से स्वार्थ अलग हो जाता है। अब ये जो बसंत का समय है, ज्ञान भी है, काम भी है, सब प्रकार की भावनाएं हैं, इंद्रियां सारी सक्रिय हैं। इस समय पर सबसे ज्यादा सबका उत्साह का वातावरण हो। बिल्कुल। लेकिन व्यक्ति को क्या आवश्यक है? नहीं, फिर वो भारतीय परंपरा और ज्ञान, ये हमको क्या, हमारी संस्कृति ने हमको क्या दिया है, क्या सिखाया है? जब व्यक्ति के ध्यान कर्म से स्वार्थ अलग हो जाता है, धड़कन सांसें मन बुद्धि में तब आनंद समाता है। आहा आहा। जब व्यक्ति के ध्यान और कर्म से स्वार्थ अलग हो जाता है, धड़कन सांसें मन बुद्धि में तब आनंद समाता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष के राग सुरों में गाएं जब। ये चार पुरुषार्थ मनुष्य के लिए। धर्म अर्थ और काम मोक्ष के राग सुरों में गाएं जब, जीवन के निर्जन उपवन में तब बसंत छा जाता। क्या बात है, वाह वाह शैलेश। जीवन के निर्जन उपवन में बहुत अच्छा। तब बसंत छा जाता है। जी। और जिस तरह मानव के चार पुरुषार्थ हैं, ऐसे ही मौसम के भी चार पुरुषार्थ जी मैंने उल्लेख किया जी। राग रंग धुन धुनी। राग रंग धुन धुनी। राग रंग धुन धुनी चारों मौसम के पुरुषार्थ हैं। वाह। राग रंग धुन धुनी चारों मौसम के पुरुषार्थ हैं। ये न रहे तो कैसे मौसम जंगल जंगल जाएंगे। ये न रहे तो कैसे मौसम जंगल जंगल गाएंगे। और ये न रहे तो कैसे रति को कामदेव मिल पाए। वाह वाह वाह। ये न रहे तो कैसे रति को कामदेव मिल पाएंगे। तो अंतिम दो पंक्तियां जिसमें मैं चिंता व्यक्त करता हूँ और आह्वान भी करता हूँ कि पेड़ जंगल बाग ये हैं मौसमों के मायके। वाह 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 वाह। पेड़ जंगल बाग ये हैं मौसमों के मायके, ये जो रहेंगे तो ही मौसम लौट कर घर आएंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया शैलेन भाई। वसंत जो है वो एक साथ कई संदेश देता है, सृजन और विसर्जन दोनों ही है इसमें, और वो भारत का परिचय। लेकिन खूब सुंदर छंद आपने बुने, और मैं तो इसमें से देख रहा था कि बात आपने मौसम की वसंत की, लेकिन मैं तो देख रहा था कि जो भारतीयता की आवाज़ उसमें से आ रही थी। चार पुरुषार्थों की आपने बात की,
कर्म चक्र की आपने बात की, ये और ये सारी हमारा महाभारत हमारा यही है। यही हमारा महाभारत, यही हमारी वैदिक ज्ञान परंपरा का ज्ञान है और यही संस्कृति को प्रदर्शित करता है। जी। सब एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हाँ जी। बस एक दो प्रश्न अंतिम में करना चाहूँगा और ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है। इस समय जब महाभारत का ये बड़ा प्रसंग हो रहा है, तब अगर हम देखें तो पूरे दुनिया के मानचित्र पर इस समय आतंक और युद्ध ये बिल्कुल गहराते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और न केवल हमारा भारत बल्कि दुनिया के न जाने कितने सारे मुल्क इससे बड़े आहत हैं, चिंतित भी हैं। महाभारत से उठती हुई जो आवाज़ है उसको किस तरह से देखने, समझने और उससे उठते विमर्शों को हम युद्ध से, बदलती हुई सभ्यताओं के साथ जोड़कर देखें। और आप जब ऐसा अध्ययन करते हैं तो क्या निकष आपके हाथ में आता है, क्या सूत्र आपके हाथ में आते हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए, युद्ध एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को महाभारत होने के पूर्व, महाभारत कुरुक्षेत्र में और महाभारत होने के बाद युद्ध शब्द को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छे से, उसके बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया है। मैं कुछ और न जाकर के ये युद्ध के विषय में जो आपने बात कही जी, कुछ युद्ध उसके समकालीन अर्थ होते हुए दिख रहे हैं। क्या युद्धों के विषय में क्या होना चाहिए? युद्ध तो हर पल है। कुछ युद्ध अंदर चलते हैं जी बिल्कुल, और जो अंदर युद्ध चलते हैं वो युद्ध व्यक्ति के अंदर चलने वाले युद्ध, जब समुदाय के रूप में, समाज के रूप में एक साथ हुए कुछ व्यक्तियों के निहित स्वार्थों के साथ मिलकर के जब वो उभरते हैं तो फिर समुदाय और समाजों के बीच में युद्ध बनते हैं। सभ्यताओं के बीच में जब किसी प्रकार के एक दूसरे पर अधिकार और स्वामित्व की भावना आती है तब युद्ध खड़े होते हैं। जब कर्तव्य बोध छोटा हो जाता है और अधिकार बोध बड़ा होता है तब युद्ध पनपता है। किसी भी प्रकार का युद्ध हो, कहीं भी हो, अच्छा विश्लेषण, देशों के विषय में हो, देशों के बीच में हो, सभ्यताओं के बीच में हो, व्यक्ति व्यक्ति का हो, व्यक्ति के अंदर आपस में मन और बुद्धि का हो। बहुत अच्छी बात है। युद्ध तभी होगा जब कर्तव्य बोध नीचे आएगा और अधिकार ऊपर उठेगा की भावना बलवती होगी। तो युद्ध को, अगर किसी भी प्रकार के युद्ध का कहीं भी अंत करना है या उसको नहीं होने देना है, या युद्ध का निष्कर्ष, मैं ऐसा मानता हूं कि युद्ध तो अनिवार्य होते हैं, युद्ध तो होंगे, युद्ध होंगे, युद्ध अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं। आप प्रतिदिन जीवन में युद्ध कर ही रहे हो, अंदर आपका शरीर युद्ध कर रहा है, युद्ध तो होना है। एक अच्छी कोशिकाएं बुरी कोशिकाओं का नाश करती हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। युद्ध नहीं होगा तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो युद्ध तो अपरिहार्य है, लेकिन युद्ध में उसके निष्कर्ष हैं। वो निष्कर्ष अच्छे तभी निकलेंगे जब युद्ध करने वाले जो विजयी होना चाहते हैं वो कर्तव्य बोध के साथ उस युद्ध में रण करें। अंतिम सवाल, हम सत्य अहिंसा के साधक, बिल्कुल बिल्कुल, पर कायर न समझो हमको, हम राम कृष्ण के वंशज हैं, रण लड़ना आता है हमको। बिल्कुल, ये भारत का परिचय ये भी है। आपने कहा कि भारतीयता का परिचय ये भी, लेकिन इतना शताब्दियों से जो हमारे पास जो ज्ञान, जो उपदेश है, जो सीख है हमारे पास, आपको नहीं लगता कि कहीं असंतुलन है जिस कर्तव्य और अधिकार के बीच में? आपने कहा कि, तो ये आपको लगता है कि जिस रास्ते पर अब हम चल रहे हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा, मैंने कहा जरूर था कि मैं क्रिटिक नहीं होऊंगा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी बात कहूँगा। हो सकता है कि इस बात को कोई अन्यथा भी ले सकता है मेरी बात को। नहीं, कहिए आप। 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 में जो हमने संविधान अंगीकार किया जी, निश्चित रूप से वो हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत, उसमें सारे वो हैं जो मेरी भारतीय संस्कृति और वैदिक ज्ञान परंपरा को लेकर के निकले हुए हैं, हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। लेकिन उनमें आज के समय में जब मैं देखता हूं तो नागरिकों में, भारतीयों में, अधिकांश लोगों में जो आपसी संघर्ष खड़े हो रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक कारण मुझे दिखता है कि हमारे उस संविधान में जो कर्तव्य भी उसमें निहित हैं, अधिकार भी हैं, लेकिन कर्तव्यों की चर्चा कोई नहीं करता, नागरिक कर्तव्यों की बात नहीं होती।
संविधान में प्रदत्त नागरिक अधिकारों पर सबसे अधिक बात होती है, सबसे ज्यादा बात होती है। ये जो एक ये दुष्प्रवृत्ति आई है पीढ़ियों में, हम लोगों में, इसका निवारण करना जरूरी है यदि युद्धों से हमको बचना है या कहीं उसके ठीक वो करना है, निष्कर्ष निकालने हैं। तो अधिकारों की ही बात, आज देखिए आप, सब कुछ अधिकार की ही ज्यादा बात जो करता है वो अधिकार की पहले बात करता है। चाहे अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें या नागरिक अधिकार, मानव अधिकार। भाई मानव अधिकार तो बहुत बाद की बात है। मानव एक बहुत छोटा सा सृष्टि का हिस्सा है। जी जी। पेड़ों के अधिकार की कौन बात करेगा, पक्षियों के अधिकार की कौन बात नहीं करना है। कर्तव्य बिल्कुल शैलेंद्र भाई, ये बिल्कुल ठीक है कि हमको कर्तव्य की तरफ मुख करना है। एक आखिरी सवाल, भारत के अंदर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण का संदेश भी कर्म और कर्तव्य का ही है। आप उस पूरी गीता में कहीं अधिकारों की बात है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कर्म रामचरितमानस में कहीं अधिकारों की बात है क्या? मेरे किसी भी ऐसे ग्रंथ में या ऐसे पुराण में कहीं कहीं अधिकारों की बात है ही नहीं, कर्तव्यों की ही बात। बिल्कुल बिल्कुल, कर्तव्य हमारा स्थायी भाव है और सारी प्रकृति अहर्निश केवल जो है वो कर्म में है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो, अब इतनी प्रजातियों में से मनुष्य प्रजाति ऐसी है जो अधिकार की बात करती है। बाकी कोई प्रजाति है जो अधिकार की, वो तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं, चले जाते हैं। पेड़ पक्षी पशु कर्तव्य जो उनको सृष्टि ने उनके लिए दिया है वो करते हैं, चले जाते हैं। हम ही हैं जो अधिकारों के लिए लड़ते और युद्ध करते हैं। क्या बात नहीं। ठीक है शैलेंद्र भाई, आखिरी सवाल और संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूंगा मैं कि जिस प्रभुत्व परंपरा पर हमको बहुत मान होता रहा और वही हमें दिशा दर्शन कराती रही, और उसी के चलते तो हमारे पास ये सब आया है कि महर्षि वेदव्यास जो है वो, उन्होंने जब ये कथा सुनाई और गणेश जी ताड़पत्र पर लेकर बैठ गए, हमारे पास ये चीज आ गई। आज इस समय जिस मुहाने पर ये सारी दुनिया खड़ी है, भारत की बात करें तो आपको जो हमारी प्रबुद्ध परंपरा आपने जिस ताकत के साथ, जिस निर्भीकता के साथ में, जिस समग्रता के साथ में पथ प्रदर्शित करती आई है, क्या आज आपको वैसी दिखाई दे रही है? निश्चित ही। देखिए, भारत कोई आज की बात नहीं है, कोई 47 के बाद का भारत नहीं, 200-500 वर्षों का इतिहास भारत नहीं है ना। हम जिस धरती की संतान है उसको समझें, उसको जाने। सन 47 के पहले अपना भारत क्या था पहचाने। हम 200-500 वर्षों का भूगोल नहीं, इतिहास नहीं, सदियों से बहती धारा है, बारिश में उगती घास नहीं। तो भारत तो इस पूरे विश्व के लिए, भारत है ही वो ज्ञान, वो ऐसा देश जो कि हमेशा मार्ग दिखाएगा। लेकिन हाँ, भारतीय संततियों को, भारतीयों को, अपने आप को इसके लिए हर युग में वो तैयार करते रहे हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस युग में भी, इस शताब्दी में भी भारत की संतति, आने वाली संततियां, वो अपने आप को निश्चित रूप से विश्व को दिशा देने के लिए तैयार रखेंगी, हमेशा रखेंगी। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई, आपने बात कही। आपकी बात से ही सूत्र थामते हुए इस बात को अंतिम चरण तक पहुंचाना चाहूंगा कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। तो आपने ये सतत प्रचलामह निरंतरम की जो भारतीय प्रज्ञा है, जो बार बार ये चेताती रही, इन सारी चीज़ों को समेटते हुए और महाभारत के संदर्भ में केंद्र में रखते हुए जिस भारतीयता की बात आपने की, परिभाषित आपने किया और इतने सारे पहलुओं को खोला शैलेंद्र भाई, इस सांस्कृतिक संवाद में आपकी इस हिस्सेदारी का पुनः बहुत बहुत स्वागत और आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, बातचीत की, बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला चलता रहे। जी।